सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 10, मेरी फारसी शिक्षा। मैं 5 या 6 बरस का हुआ तो मेरा अक्षरारंभ कराया गया था। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ मेरा अक्षरारंभ कराया था। जिस दिन अक्षरारंभ हुआ था उस दिन सबको मिठाई बांटी गई और हम 3 विद्यार्थियों को मौलवी साहब के सुपुर्द कर दिया गया। एक मैं और 2 मेरे कुटुंब के चचेरे भाई, हम तीनों में यमुना प्रसाद जी सबसे बड़े थे। वे ही हम सबके लीडर थे। वे हमेशा खेल और शैतानियों में सबसे आगे रहते थे। उनके एक चाचा, जो मेरे भी चाचा थे, बड़े मजाक पसंद थे। मेरे पिताजी के भाई होने के कारण उनमें पिताजी के कई गुण थे। उन्हें घोड़े की सवारी बहुत भाती थी और वे बंदूक व गुलेल चलाना भी बहुत अच्छी प्रकार जानते थे। वे फारसी के ज्ञाता थे और शतरंज भी अच्छी खेलते थे। जो मौलवी साहब हमें पढ़ाने आए थे वे बड़े विचित्र आदमी थे। बलदेव चाचा के मजाक के लिए मौलवी साहब एक उपयोगी साधन बन गए थे। चाचा मौलवी साहब को तरह तरह की बातें सुनाते और उनसे बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हुए कहलवा लेते कि मौलवी साहब हर काम जानते हैं और कर सकते हैं। मौलवी साहब इस बात का भी दावा करते थे कि वे शतरंज खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं, परंतु मैंने उन्हें बलदेव चाचा से जीतते हुए कभी नहीं देखा। वे हमेशा शतरंज में हार जाते थे। हम सब बच्चे बड़े कौतूहल से इन मजाकों को देखते थे, परंतु हम सबके लिए बड़ी मुश्किल थी। कोई भी हंसने का मौका आए तो मौलवी साहब के सामने हमारे लिए हंसना मुश्किल होता था। एक दिन की बात है, बलदेव चाचा ने मौलवी साहब को बताया कि बाग में बंदर आ गए हैं और बंदरों को गुलेल मारकर भगाया जा सकता है। बस इतना सुनना था कि मौलवी साहब ने अपनी तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए। वे बोले कि गुलेल चलाने में वे माहिर हैं। बलदेव चाचा सब समझ गए, परंतु फिर भी मजाक के लिए वे उन्हें बाग में ले गए। गुलेल और गोली मौलवी साहब के हाथों में देखकर चाचा बोले कि खूब खींचकर बंदर को मारिए। मौलवी साहब ने खींचकर गोली बंदर को मारी और देखना चाहा कि बंदर को चोट कैसे लगती है। उसी समय उनके बाएं हाथ के अंगूठे से तर खून टपकने लगा और चोट के डर से वे सहम गए, क्योंकि गोली बंदर की बजाय वो स्वयं को मार बैठी थी। एक दिन हम सब लोग शाम के समय टहलने के लिए निकले थे। उस समय बलदेव चाचा और मौलवी साहब भी हमारे साथ थे। हम सब चल रहे थे कि तभी एक सांड वहां आ गया। सबने कहा ये सांड लोगों को मारता है। ये बात सुनकर हम सब रुक गए, परंतु मौलवी साहब कहाँ डरने वाले थे। वे अपनी बहादुरी का बखान करते हुए बेखौफ आगे बढ़े। तभी सांड ने उन्हें सींग से उठाकर पटक दिया। कुछ दिन बीत जाने के पश्चात बलदेव चाचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए, परंतु इस बात को मानना कि कोई काम वे नहीं जानते उनकी शान के खिलाफ था। इसलिए उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं। इतना कहकर उन्होंने बंदूक उठाई और चल दी। कुछ ही दूरी पर एक ऊंचे दरख्त पर उन्हें एक गिद्ध बैठा नजर आया। गिद्ध काफी ऊंचाई पर था, अतः बंदूक खड़ी करके ही उस पर निशाना लगाया जा सकता था। मौलवी साहब ने पहले कभी बंदूक नहीं चलाई थी। उन्होंने खड़ी बंदूक को सीने पर रखकर जैसे ही घोड़ा दबाया, वैसे ही गिद्ध के स्थान पर मौलवी साहब ही गिर पड़े। तब चाचा ही उन्हें उठाकर घर तक लाए थे। इस प्रकार के हंसी मजाकों के बीच ही हम सब फारसी पढ़ रहे थे। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए। दूसरे मौलवी साहब को बुलाया गया। वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते थे। अब हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाई जाती थी। बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी और उस समय गिनती सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। उन दिनों हम बहुत सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे, जो वहीं एक कोठरी में रहते थे। कोठरी के सामने आंगन में बैठकर हम पढ़ा करते थे। सुबह आकर हम पहले का पढ़ा हुआ पाठ दोहराया करते थे। जो जितनी जल्दी पुराना पाठ याद कर लेता था उसको उतनी ही जल्दी नया सबक पढ़ा दिया जाता था। तब तक सूर्योदय हो जाता था। तब वहां से उठकर हम सब बच्चे अपने अपने मुंह हाथ धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुंच जाते थे। हमें प्राय आधे घंटे की छुट्टी मिलती थी। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता था और सबक याद करके सुनाने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते थे कि सब किताबें बंद कर दो, और किताबें बंद करके
हमें तख्ती लिखनी होती थी, जब तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता था। इस प्रकार तख्ती को धोते समय खेलने का समय भी मिल जाता था। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती थी। खाना खाकर सबको सोना पड़ता था। मौलवी साहब चारपाई पर सोते थे। दोपहर के बाद हम सबको याद करने के लिए दूसरा सबक मिलता था। उसे याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती। खेलने के बाद पुनः पढ़ने बैठना होता था। संध्या को जल्दी नींद आती थी, परंतु हमेशा डर लगा रहता कि अगर मौलवी साहब ने हमें पलक झपकते हुए देख लिया तो मार पड़ेगी। जल्दी छुट्टी के 2 उपाय होते थे, खेलकूद और शरारतें। सभी में यमुना भाई हम सबके लीडर थे, इससे जल्दी छुट्टी पाने के लिए उपाय भी वही करते थे। हमारे पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था, उसकी रोशनी में ही हम पढ़ते थे। यमुना भाई रेत की छोटी सी पोटली बनाते और चुपचाप छिपाकर उसे दिए में रख देते। रेत की पोटली जल्दी ही तेल को सोख लेती और दिया बुझने पर आ जाता था। ये देखकर मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते कि दिए में तेल कम क्यों डाला। फिर मजबूरी में उन्हें हम बच्चों को किताबें बंद करने के लिए कहना पड़ता था। पढ़ाई का क्रम ऐसे ही चलता रहा और कुछ फारसी का ज्ञान हुआ, उन्हीं मौलवी साहब ने दिया। हम सब भी मौलवी साहब को प्यार करने लगे थे। कुछ समय पश्चात अंग्रेजी पढ़ने के लिए घर छोड़कर छपरे में जाना पड़ा। मौलवी साहब से बिछड़ने का बहुत दुख हुआ और शायद मौलवी साहब भी हमारे जाने से दुखी थे। तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा से ये चैप्टर लिया गया। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।